करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, लिकर्ट स्केल आर डैश टेक्निक्स। अब ये जो तीन टेक्निक्स हैं ये असेसिंग टेक्निक्स तो हैं, इसके ज़रिए असेसमेंट होती तो है, लेकिन ये ट्रेडिशनल टेस्ट नहीं होते। इसमें जो कैंडिडेट है वो टेस्ट देता नहीं है, इसमें टेस्ट लेने वाला असेस कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, जैसे चेक लिस्ट है। अब चेक लिस्ट जो है, मिसाल के तौर पर कोई टीचर के पास एक चेक लिस्ट बनी हुई है, उसमें स्टूडेंट की जो है वो परफॉर्मेंस को एसेस किया जा रहा है और उस चेक लिस्ट में देखा जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो चेक लिस्ट में वो चीज़ें, वो स्टेटमेंट शामिल होंगे कि उसका वॉइस कैसा था, उसकी लैंग्वेज कैसी थी, उसका कंटेंट कैसा था और उसकी रेलेवेंस कैसी थी। तो उस चेकलिस्ट के हिसाब से उसको एसेस किया जाएगा। लेकिन ये वाली जो तीनों टेक्निक्स हैं ये ट्रेडिशनल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वाली टेक्निक्स नहीं है, तो इसका आंसर होगा नॉन टेस्टिंग टेक्निक। इसका राइट आंसर है नॉन टेस्टिंग टेक्निक सी। तो चेकलिस्ट, लिकर्ट स्केल और ऑब्जर्वेशन ये नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स हैं। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। डैश इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क टू इवेल्युएट हिज और हर ग्रोथ। ये बड़े स्कूल्स में आपने नोट किया होगा कि स्टूडेंट के जो टेस्ट होते हैं, जो स्टूडेंट का जो काम होता है, उसको जो है टीचर कलेक्ट करके रखता है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए। उसको तो उस सारे जो डेटा होती है, जो स्टूडेंट के टेस्ट होते हैं या स्टूडेंट के असाइनमेंट्स होते हैं, जो उसका होमवर्क होता है, उस कलेक्शन को आप पोर्टफोलियो कह सकते हैं। सो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, सही जवाब है इसमें पोर्टफोलियो, बी। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफी टेस्ट में रिपीट भी हुआ है, आइंदा भी रिपीट होगा। नॉर्म रेफरेंस्ड एवेल्युएशन मेजर्स। नॉर्म रेफरेंस्ड एवेल्युएशन एक टेस्टिंग टेक्निक है, वो क्या एवेल्युएट करती है? देखें, आंसर को सॉल्व करने के से पहले समझना लाजमी है। नॉर्म रेफरेंस्ड एवेल्युएशन में क्या होता है, ये ऐसी टेस्टिंग टेक्निक है जिसमें स्टूडेंट को अंडर द नॉर्म, एक नॉर्म के तहत, एक असूल के तहत एवेल्युएट किया जाता है। वो असूल क्या है? नॉर्म रेफरेंस्ड एवेल्युएशन में सबसे पहले स्टूडेंट की परफॉर्मेंस एज एन इंडिविजुअल नहीं देखी जाती, उसकी परफॉर्मेंस रिलेटिव टू अदर स्टूडेंट्स होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक मैथमेटिक्स की क्लास है जिसमें 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों ने मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म का स्कोर उठाया है। तो एक बच्चे का जो स्कोर है ना, इंडिविजुअली तो देखा ही जाएगा, लेकिन उसको इन रिलेशन टू क्लास देखा जाएगा कि इस टीचर ने जो मैथमेटिक्स की क्लास पढ़ाई उसमें 30 बच्चे थे, तो 30 बच्चों को का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। तो जब रिजल्ट को दूसरे बच्चों के रिलेशन में देखा जाए, जब रिजल्ट को रैंकिंग में, ग्रेड्स में जो है आउट किया जाए, जब रिजल्ट को ज़्यादातर परसेंटेज में डिस्क्राइब किया जाए, तो वो नॉर्म रेफरेंस्ड एवेल्युएशन, नॉर्म रेफरेंस्ड एवेल्युएशन के तहत वो जो है एवेल्युएट हो रहा है किसी बच्चे का रिजल्ट। तो आप खुद सोचिए कि जो सीएसएस का एग्ज़ाम होता है या अभी आप एसपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, वो परसेंटेज बेस्ड होगा, नॉर्म रेफरेंस्ड होगा या क्राइटेरियन रेफरेंस्ड होगा। तो ये ध्यान में रखें, नॉर्म रेफरेंस्ड एवेल्युएशन में हमेशा बच्चे का जो रिजल्ट देखा जाता है, जो परफॉर्मेंस को एसेस किया जाता है इन रिलेशन टू अदर स्टूडेंट्स, नॉर्म ग्रुप के साथ किया जाता है कि दूसरे बच्चों के मुकाबले में इस बच्चे की जो है परसेंटेज कितनी आई है और ओवरऑल क्लास ने एक नॉर्म के तहत कितना जो है परफॉर्म किया है। आगे चलते हैं। तो ये जो सही जवाब होगा ना इसका, वो होगा कि भाई इसका जो सही जवाब होगा परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड, इसका सही जवाब है नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट का। क्योंकि आप समझ गए होंगे कि नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट जो है, एवेल्युएशन जो है, एक खास किस्म का नॉर्म होता है, उसके मुताबिक जो है एक दूसरे के रिलेशन में बच्चों का जो है रिजल्ट देखती है। जैसे मैंने मैथमेटिक्स की क्लास का जवाब एक एग्जांपल दिया। चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो नॉन एज डैश असेसमेंट। ओवरऑल आपकी लर्निंग हुई, उसकी आपने असेसमेंट की,
तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग दूसरे अल्फाजों में क्या कहलाती है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, नॉन फॉर्मल असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट। याद रखें कि एंड में साल के आखिर में या कोर्स के आखिर में जब हम ये देखते हैं कि बच्चे ने कितना गेट किया, कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, तो वो वाली असेसमेंट हमेशा जो एंड में ली जाए कोर्स के, जो एंड में ली जाए सिलेबस के, दैट इज कॉल्ड समेटिव असेसमेंट। तो याद रखें, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक असेसमेंट फॉर लर्निंग भी होती है, असेसमेंट एज लर्निंग भी होती है। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि वो असेसमेंट फॉर लर्निंग किसको इंडिकेट करती है, असेसमेंट एज लर्निंग किसको रिफर करती है। फिलहाल के लिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसका मतलब है ओवरऑल असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो भी आप सीखना इन द एंड टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस, वो समेटिव असेसमेंट है। तो सही जवाब होगा डी, समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन इज यूज्ड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स विथ स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। ये एक डेटा कलेक्शन का तरीका होता है, आप ये जहन में रखें। इसके ज़रिए उस्ताद या स्कूल या क्लिनिकल साइकोलॉजी या किसी एजुकेशनल सेटिंग्स में स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन एक मेथड है डेटा कलेक्शन का, जिसमें प्री डिटरमाइंड होते हैं कोड्स, और पहले ही जो है ना उसको कोड्स को और थीम्स को रखा जाता है। फिर देखा जाता है, जिसको ऑब्जर्व किया जाता है कि उन कोड्स और थीम्स के मुताबिक उसका बिहेवियर, उसके मुताबिक उसका एटीट्यूड या परफॉर्मेंस है या नहीं है। तो बेसिकली ये डेटा कलेक्शन टेक्निक है जिसके ज़रिए हम असेस करते हैं, तो असेसमेंट का हिस्सा है। लेकिन ये वाली टेक्निक ज़्यादा तौर पर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसका जो जवाब है वो है सही जवाब है लर्निंग डिसेबिलिटीज। स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन इज यूज टू मॉनिटर लर्निंग डिसेबिलिटीज, उसके लिए ये बेहतरीन टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असेसमेंट और एवेल्युएशन सब्जेक्ट का जो एक्सपेक्टेड एग्जाम में, वो है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओवरऑल करिकुलम एक्सपेक्टेशंस आर असेस्ड इन डैश असेसमेंट। कौन से किस्म की असेसमेंट में जाता है कि करिकुलम में जो कहा गया वाकई वो ट्रांसलेट हुआ, वाकई जो करिकुलम में इंस्ट्रक्ट कराया गया वाकई स्टूडेंट्स को वो टीच किया गया, स्टूडेंट ने वो लर्न किया। तो इन द एंड हम जो है उसको एसेस करेंगे। और आपको जानते हैं कि एंड में जो बड़ी असेसमेंट होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, वो है ऑप्शन सही है समेटिव असेसमेंट। करिकुलम में जो एक्सपेक्ट किया जाएगा, बताया जाएगा, इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि भाई करिकुलम इस तरह का होगा, वो फोकस करेगा बच्चे की फला फला एबिलिटीज़ पे, वो फोकस करेगा बच्चे के फला फला मॉरल्स पर, फला फला हैबिट्स पर, फला फला स्किल्स पर। और फिर करिकुलम में जो इंस्ट्रक्ट कराया गया, किया गया, वो कितने हद तक इंप्लीमेंट हुआ है, वो समेटिव असेसमेंट में पता किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द आइटम इन कॉलम फॉर विच मैच इज सॉर्ट कॉल्ड। अक्सर कॉलम देते हैं और उसके अगेंस्ट में जो है ना ऑप्शंस देते हैं कि भाई मैच करवाएं। बुक्स में भी होता है, एक्सरसाइज की एंड में भी होता है। तो उस आइटम को क्या कहते हैं जो कॉलम में होता है, जो कॉलम का क्वेश्चन होता है जिसके ऑप्शन दिए जाते हैं, उस कॉलम वाले क्वेश्चन को क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब है कॉलम वाले क्वेश्चन को जिसके ऑप्शन दिए जाए मैच करवाने के लिए, उसको कहते हैं सी, प्रीमाइस। प्रीमाइस की बड़ी कहानी है, ये मैं आपको आगे चल के कभी बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन की तरफ। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन।
टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को समझ लें। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एक तो बुक में होती है, आपने देखा है, कंटेंट को बताती है। दूसरा, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एक किस्म का टूल है जो टीचर यूज करता है बच्चे के असेसमेंट से पहले, कि बच्चे से क्या एक्सपेक्ट किया गया, बच्चे को क्या करिकुलम पढ़ाया गया, और उसके बाद उस ही टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को जहन में रख के कोई भी टीचर जो है कोई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कंस्ट्रक्ट करेगा ना, बनाएगा टेस्ट, तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को जहन में रखेगा कि बच्चे की काबिलियत क्या है, बच्चे की एबिलिटी क्या है, बच्चे की लर्निंग क्या हुई है ओवरऑल, उस हिसाब से वो क्वेश्चंस रखेगा और उनका मार्जिन रखेगा कि कितने शॉर्ट क्वेश्चन होने चाहिए, कितने लॉन्ग होने चाहिए, कितने एनालिटिकल क्वेश्चंस होने चाहिए, कितने डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए। तो द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, इस टूल का अल्टरनेटिव नाम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का क्या है? तो सही जवाब होगा इसमें, अल्टरनेटिव नेम ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का सही जवाब है, इसका है ब्लू प्रिंट। डी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं नवे क्वेश्चन की तरफ। IQ of a student having same mental and physical age, IQ of a student having same mental and physical age, उसकी होगी 120 IQ, क्योंकि सॉरी 120 IQ लेवल, क्योंकि बच्चा जो है जितनी उसकी फिजिकल एज होती है उससे उसकी मेंटल एज नॉर्मल बच्चे की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसी वजह से 120 IQ लेवल होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ, क्वेश्चन की तरफ, सॉरी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स इन डैश टेस्ट, एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर की जाती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको डिफाइन किया था, कौन से टेस्टिंग सिस्टम में, कौन से टेस्टिंग टाइप में। तो इसका सही जवाब है जब एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस रिलेटिव हो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ और उनको कंपेयर करके उस पर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखी जाए कि इस स्टूडेंट ने बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में कितनी परसेंटेज, कितना परफॉर्म किया है, तो वो नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन में देखी जाती है। मैंने आपको पहले समझाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज कॉल्ड, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस MCQ जो का जो क्वेश्चन है उसका नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑप्शन बी स्टीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। चलते हैं 12वें की तरफ। टेस्ट डिजाइन्ड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस इज, ऐसी टेस्ट जो आपके फ्यूचर की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करे कि ये बच्चा काबिल होगा ये काम करने के लिए, तो उस टेस्ट को क्या कहते हैं? वेरी सिंपल है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए आप देते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपको टेस्ट करता है 2-3 चीज़ों में और जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है या आगे आपको प्रमोशन मिलता है। एप्टीट्यूड टेस्ट, टेस्ट डिजाइन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है इनकरेक्ट, गलती है यहां पर, इन और करेक्ट थोड़ा अलग अलग हो गया है। इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत ऑप्शन, इन MCQs इज कॉल्ड, MCQs में जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्टर, मॉड्यूलेटर, रेगुलेटर। तो सही जवाब है बी, डिस्ट्रक्टर। सॉरी, सही जवाब है डिस्ट्रक्टर, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन। क्राइटेरियन 14 नंबर, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन इवेल्युएट्स। अब एक था नॉर्म रेफरेंस्ड इवेल्युएशन, नॉर्म रेफरेंस्ड स्टैंडर्ड, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, एक है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट या इवेल्युएशन। वो क्या इवेल्युएट करता है?
क्योंकि नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट जो था, जो आपने पहले, वो पीयर का कंपैरिजन करता है, बच्चों का कंपैरिजन करता है। लेकिन क्राइटेरियन रेफरेंस्ड क्या करता है? दोनों एक दूसरे तक मुतजाद है, तो पीयर कंपैरिजन तो हो नहीं सकता, कर्व्ड ग्रेडिंग भी है नहीं, क्राइटेरिया असेसमेंट तो है नहीं। वो तो क्राइटेरिया असेसमेंट तो हम करते हैं चेक लिस्ट में या लिकर्ड स्किल में या दूसरी तरीके से। तो ये होगा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। सही जवाब है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। सही जवाब है डी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। जो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड है वो टेस्ट है, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखता है। अब क्राइटेरियन रेफरेंस्ड एवेल्युएशन का बेहतरीन मिसाल जो मैं आपको दूं वो है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस देते वक्त आप ड्राइवर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखेंगे, उसको कंपेयर नहीं करेंगे किसी के साथ। ये क्लासरूम टेस्ट नहीं हो रहा। या अब क्लासिकल एग्जांपल मैं आपको क्या दूं कि टीचर का लाइसेंस हो, आप वो अगर टेस्ट करना चाहें या किसी बच्चे को किसी खास मकसद के लिए टेस्ट करना चाहें, तो उस बच्चे को मिसाल के तौर पर कि आप चंद बच्चों को उठा रहे हैं आप प्रेजेंटेशन की कंपटीशन के लिए, तो प्रेजेंटेशन की कंपटीशन के लिए वो गुजरेंगे क्राइटेरियन रेफरेंस्ड एवेल्यूएशन से। तो क्या क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं वो बच्चे? तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उसमें आपका फोकस होगा, न कि ये फोकस होगा कि 40% 80% आप मार्क्स देंगे उस हिसाब से और फिर कंपेयर करेंगे। आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की चेक लिस्ट के हिसाब से बच्चा कैसे जा रहा है आप वो देखेंगे। आगे चलते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन ड्यूरिंग, अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुमेटिव असेसमेंट एंड में होता है, ठीक है। एक और होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट टीचर शुरू में करता है ताकि वो डायग्नोस करे कि वीकनेस और स्ट्रांग पॉइंट किसी भी क्लास के क्या है शुरू करने से पहले। एडमिशन टेस्ट के लिए, फ्यूचर के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत ही इफेक्टिव असेसमेंट है जो लर्निंग के दौरान होती है, क्लास के दौरान एडजस्टमेंट हो, जब टीचर पढ़ाए और फिर टीचर उसके ऊपर ओवरव्यू करे कि उसका पढ़ाना कितनों को समझ में आया, कितनों को समझ में नहीं आया। जब टीचर जो है पढ़ाकर बच्चों को एवेल्युएट करे टेस्ट के जरिए, ओरल टेस्ट के ज़रिए, रिटन टेस्ट के ज़रिए, आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए, मुख्तलिफ तरीक़ों से, और जब टीचर फीडबैक दे, याद रखें फीडबैक फॉर्मेटिव असेसमेंट है, वो लर्निंग के दौरान ही बच्चों को एडजस्ट कर रहा है, करेक्ट कर रहा है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपकी थ्रू आउट लर्निंग प्रोसेस चलती है, समेटिव असेसमेंट एंड में होती है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट शुरू में होती है। तो ये जहन में रखिएगा आप। तो यहां पर सही जवाब फिर क्या होना चाहिए? तो यहां पर सही जवाब होगा डी, ड्यूरिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ये सही जवाब है। तो उम्मीद है आप फॉर्मेटिव असेसमेंट, एडमिशन टेस्ट, सुमेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कहीं भी मुख्तलिफ वर्ड्स भले चेंज हो क्वेश्चन के, आप जवाब पकड़ लेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, यूनिट टेस्ट आर डैश टेक्निक्स। क्योंकि एग्जामिनेशन टेक्निक है, टेस्टिंग टेक्निक है, नॉन टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटिंग टेक्निक है। क्योंकि लिकर्ट स्केल जो शुरू में मैंने आपको बताया, लिकर्ट स्केल क्या होता है वो आपको मैंने बताना भूल गया शुरू में। लिकर्ट स्केल एक स्टेटमेंट होता है जिसमें स्केल होता है फ्रॉम 1 to 5 या 1 to 7, अग्री का, डिसएग्री का, स्ट्रांगली अग्री का, ये इस तरह होता है। या कि कोई और उसमें जो है स्केलिंग रेट दिया जाता है, पर उसके हिसाब से रेट किया जाता है कि जो जो एसेस करने वाला है लोगों की ओपिनियंस और एटीट्यूड किसी चीज़ के हवाले से जाने जाते हैं। तो ये वाली वो है नॉन टेस्टिंग टेक्निक, उसमें किसी इंडिविजुअल की टेस्ट नहीं ली जा रही। अच्छा, ये जो असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट किसी भी इंडिविजुअल को मिलता है, प्रोजेक्ट किसी भी इंडिविजुअल को मिलता है, यूनिट की टेस्ट बच्चे को इंडिविजुअली जो है वो यूनिट की टेस्ट दी जाती है।
तो ये जो है असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, यूनिट टेस्ट, ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के ज़मरे में आते हैं। ये टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, ये नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स नहीं है। ऑप्शन बी टेस्टिंग टेक्निक्स। असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, यूनिट टेस्ट टेस्टिंग टेक्निक्स हैं। ऑब्जर्वेशन, लिकर्ट स्केल, चेकलिस्ट, इस तरह की जो असेसिंग टेक्निक्स हैं ये नॉन टेस्टिंग है, क्योंकि उसमें खुद बच्चा, स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं है। असेसमेंट दोनों में हो रही है। यहां पर असाइनमेंट में बच्चा इन्वॉल्व है, प्रोजेक्ट में बच्चा इन्वॉल्व है, खुद यूनिट टेस्ट में बच्चा इन्वॉल्व है। आगे चलते हैं। 17, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। मैंने पहले ही बयान किया कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया। ऑप्शन ए असाइनिंग ग्रेड्स, ग्रेड्स देती है। मेजरिंग ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस को मेजर करती है, नहीं वो तो समेटिव करता है। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करती है। या टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, नहीं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट शुरू में होती है और बच्चे को देखती है कि उसकी वीक पॉइंट क्या है, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कैटेगराइज करने में कि कितने बच्चे मीडियम लेवल के हैं, कितने बच्चे अच्छे हैं उस सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल एक मैथ की टीचर है, वो गई क्लास में, या मैथ का टीचर है, वो उनको मैथ, छठी क्लास की मैथ पढ़ानी है, तो वो पांचवी क्लास के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछेगा बच्चों से, एसेस करेगा। हो सकता है शुरुआती टेस्ट ले और फिर एसेस कर पाए कि कितने बच्चे क्लास में ऐसे जिनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं अलजेब्रा वगैरह के, या फ्रैक्शन के, या डेसिमल के। कितने बच्चे हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कितने बच्चे हैं जिनको कुछ आता भी है और कुछ कुछ बच्चों को नहीं आ रहा। तो ये शुरू में होता है। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट, अगर सही जवाब आप ढूंढेंगे तो सही जवाब डायग्नोस्टिक असेसमेंट में होगा कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट आइडेंटिफाइज स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। दिस इज द राइट आंसर। ये एक्सप्लेन करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, एमसीक्यू साहब से बचेगा नहीं टेस्ट में। चलते हैं आगे। अठारहवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टाइप्स इज यूज फॉर परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट। परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए इन असेसमेंट्स में से, नीचे वाली असेसमेंट से कौन सी असेसमेंट जो है इस्तेमाल होती है। तो अभी तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखें, इनफॉर्मल असेसमेंट होती है आम तरह की असेसमेंट जो क्लासरूम में ना हो। डायग्नोस्टिक असेसमेंट मैं आपको बता चुका, क्लास के, कोर्स के, सिलेबस के शुरू में। समेटिव असेसमेंट बता चुका, एंड में जितना भी आपने पढ़ा ओवरऑल परफॉर्मेंस को। लेकिन परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए जो असेसमेंट होती है ना, वो जाहिर सी बात है बच्चा गलती करेगा, आप फीडबैक देंगे। फीडबैक टाइप जो असेसमेंट है, जो लर्निंग प्रोसेस के दौरान, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मकसद ये है कि किसी की परफॉर्मेंस फाइनल एग्जाम्स के लिए बेहतर बनाई जाए। राइट, जो थ्रू आउट जो असेस करता है टीचर क्लास के दौरान, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। तो राइट आंसर इज परफॉर्मेंस एनहांसमेंट रिलेट्स टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। मैं समझता हूं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलते हैं 19 की तरफ। ये सारे क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज, अब देखिए मैं इतना समझा चुका आपको। पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट अब क्या है इन चार ऑप्शंस में से? फाइनल ग्रेड्स है, फाइनल ग्रेड्स देना। रैंकिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को रैंक देना कि ये पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन है। गिविंग फीडबैक, फीडबैक देना, सुधारना। ये समराइजिंग रिजल्ट, या एंड में समराइज करके रिजल्ट देना। तो मैं आपको कह चुका, आप समझ गए होंगे। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही समझा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्योंकि क्लास के दौरान होती है, परफॉर्मेंस को बेहतर करती है, और परफॉर्मेंस फीडबैक के जरिए ही बेहतर होता है। फीडबैक का बड़ा रोल है। तो फीडबैक। चलते हैं 20वें क्वेश्चन की, आखिरी क्वेश्चन की तरफ। विच असेसमेंट मेजर्स ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। विच असेसमेंट मेजर्स ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस के दौरान ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कौन सी असेसमेंट मेजर करती है? तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपने जो भी पढ़ा, एंड में क्या कौन सी असेसमेंट मेजर करेगी? आप बिल्कुल सही हैं, समेटिव असेसमेंट जो फाइनल एग्जाम के लिए था।
आज के लिए इतना ही। ये 20 एमसीक्यूज आप इनको जहन में रख लें, मेरी एक्सप्लेनेशन को जहन में रखें, इंशाल्लाह आपको एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू।